नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपक शर्मा और हम इस सीरीज में टॉपिक वाइज पॉलिटी की क्विक रिवीजन करेंगे। तो और आज हम करेंगे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो कि भाग 3 में हमारे संविधान में दिया हुआ है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। तो चलिए पहले प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान भारत के संविधान में प्रावधान किसके अंतर्गत कहा गया है? ओके। न्यायपालिका का पृथक्करण राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से, यानी यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण जो है ये पूछा हुआ है। न्यायपालिका का और आपके कार्यपालिका का, ये जो है हमारा अनुच्छेद 50 में दे रखा है। ठीक है, इसमें न्यायिक और कार्यपालिक दोनों की शक्तियों को अलग अलग बताया गया है। ये हमारा सही बात है, राज्य निर्देशकीय सिद्धांत यानी डीपीएसपी में दे रखा है। तो पहला ऑप्शन पहला जो है सही हो जाता है। दूसरा जो दे रखा है, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान और संरक्षण करना, ये हमारे मूल कर्तव्य के अंदर बिल्कुल दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 51A। ठीक है, और एफ के अंदर ये हमारा दे रखा है। ठीक है, ये भी अब हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा हमारा दे रखा है, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, ये मौलिक अधिकार है या नहीं है, क्या आपको पता है? तो ये हमारा बिल्कुल फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 24 के अंदर जो है ये प्रावधान दे रखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी भी कारखानों में काम नहीं करने दिया जा सकता। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा तीनों युग्म बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निषेधाज्ञा एक ऐसा आदेश है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, प्रोहिबिशन की बात हो रही है, इसको प्रतिषेध बोलते हैं। ठीक है, प्रतिषेध भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बताया हुआ है, कोई सरकारी अधिकारी उसे कोई विशेष कार्रवाई करने से रोकता है। अच्छा, संसद या विधानसभा द्वारा शराबबंदी संबंधी कानून पारित करना, उसमें ये रिट लागू करेंगे क्या? निचली अदालत द्वारा किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने पर रोकना। ठीक है, और सरकार द्वारा असंवैधानिक नीतियों का पालन करने से रोकना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, और ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा प्रतिषेध है, इसमें ये होता है कि जो निचली अदालत होती है वो अपने उनको रोक कार्रवाई जारी करने से रोका जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्यों किया जाता है? ताकि वो जो अपने अधिकार क्षेत्र को है, ठीक है, उसको क्रॉस ना करे, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। ये जो रिट है अधिकार क्षेत्र में रखने के लिए निचली अदालतों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन व्यापक रूप से मौलिक अधिकार की न्यायिक व्याख्या को निरस्त करने के लिए अधिनियमित किया गया माना जाता है? सही बात है, यानी ऐसा कौन सा संशोधन है, संवैधानिक संशोधन, ठीक है, जो कि मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को निरस्त करते हैं? ठीक है, ये हमारा हुआ था प्रथम संशोधन 1951 में। उस वक्त क्या हो रहा था कि सरकार को भू कानून लेके आई थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो था ना हमें आज़ादी के समय ना बहुत सारे जो जमींदार थे उनके पास जो हमारे जो जमीन थे भू, वो ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे। ठीक है, किसी कुछ लोगों के हाथ में ही बहुत सारे ज़मीन थे। ठीक है, सरकार जो थी ना उसको डिसेंट्रलाइज़ करना चाहती थी। इसके लिए कानून लेके आई थी, भू कानून। तो वो क्या करते थे, जो ज़मींदार होते थे वो पहुँच जाते थे हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुँच जाते थे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो बोलती थी यार ये तो है संपत्ति का अधिकार जो है हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो ये जो कानून है ना ये आपका गलत है, तो फंडामेंटल राइट जो है वो लागू होगा। ठीक है, तो जो सरकार के जो कानून थे वो इस पर उनको हटा दिया जाता था फंडामेंटल राइट के कारण। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा। तो फिर सरकार ने कहा कि ऐसा तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो वो लेके आते हैं प्रथम संशोधन 1951। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो शुरू करते हैं 9वीं अधिसूची। ठीक है, 9th शेड्यूल के अंदर क्या करते हैं कि इसके अंदर ये प्रावधान करते हैं कि ऐसे जो भी मदे 9th शेड्यूल में डाला जाएगा वो हमारे न्यायिक समीक्षा, ठीक है, के दायरे में नहीं आएगा, यानी न्यायिक समीक्षा उसकी
नहीं की जा सकती। ठीक है? तो इसके लिए प्रथम संशोधन 1951 में लेके आई थी सरकार। ठीक है? जो कि हमारे मौलिक अधिकार को न्यायिक समीक्षा से वो करते थे, निरस्त करते थे। ठीक है? हालाँकि ये जो बाद में जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने इसे बोला था कि 9th शेड्यूल भी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। ठीक है? ये बाद में जाके हुआ था। फिलहाल 1951 में ये कानून ये जो है अधिसूची लेके आई थी 9th शेड्यूल इसके अंदर। ठीक है? तो चलते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 ए के अंतर्गत उपाधियां हैं। ठीक है? अनुच्छेद 18 एक क्या कहता है कि कोई भी उपाधियों का अंत करता है। ठीक है? कोई भी जो है जैसे महाराजाधिराज जैसी उपाधि लगाते थे, तो उसको लगाने से मना रोकता है। तो ये भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो थे ना, उनको उपाधि नहीं माना गया है इसके अंदर। ठीक है? यानी ये जो है, ये दिया जा सकता है व्यक्ति को। तो ऑप्शन नंबर एक जो है गलत हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नहीं, पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है, पद्म पुरस्कार जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, केवल एक बार निलंबित किए गए हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है? तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा जो है, एक वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 5 तक सीमित है। ठीक है? ये भी गलत है, क्योंकि ये आधिकारिक तौर पर 3 दे रखा है, लेकिन सरकार ने कई बार इसे ब्रिज किया है। ठीक है? 5 भी दे रखे हैं भारत रत्न 1 साल में। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएँगे। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो तीनों गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसा विधान जो कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के प्रयोग के संबंध में अनियंत्रित और असीमित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? तो जो कार्यपालिका है और प्रशासनिक प्राधिकरण है, ठीक है? वो अपनी जो शक्ति है, वो उसको कंट्रोल में रखने के लिए ना अनुच्छेद 14 के अंदर, ठीक है, एक वो है, क्या है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता, ठीक है, ये प्रावधान दे रखा है, यानी कानून के आगे सभी बराबर है। ठीक है? चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई सभी रेस खाओ, ये मैटर नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ठीक है? तो ये कानून का प्रयोग जो है सबके लिए बराबर है और उनकी जो शक्ति है, इसको भी कंट्रोल करता है अनुच्छेद 14। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? केवल नागरिकों को उपलब्ध कानूनी कानूनी अधिकार, किसी व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही उपलब्ध, ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही कानूनी अधिकार है। तो देखो, शुरू में जो संपत्ति का अधिकार था, ये तो मौलिक अधिकार था, ठीक है? लेकिन बाद में जाके, ठीक है, 44वां जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है? कब हुआ था ये? 1978 में। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है? और ये जो संपत्ति का अधिकार था, वो अनुच्छेद 19 एक के अंदर था, ठीक है? और अनुच्छेद 31 के अंदर था। तो इन दोनों को हटा के इसको डाल दिया गया था आर्टिकल 300 ए में, ठीक है? 300 ए के अंदर इंसर्ट किया गया था, ठीक है? तो यानी मौलिक अधिकार जो थे हमारे, ये तो नहीं है अब, ठीक है? तो ये जो सी ऑप्शन है, ये गलत हो जाता है, मौलिक अधिकार तो नहीं है। लेकिन ये जो है हमारे संविधान के अंदर दूसरे अनुच्छेद के अंदर तो है। इसका मतलब ये है कि ये संवैधानिक तो है, सही बात है? तो उसका ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी अधिकार तो बिल्कुल है, ठीक है? केवल नागरिकों को, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध है, ये कानूनी अधिकार है, लेकिन ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सही उत्तर हो जाएगा उसका बी, किसी व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी अधिकार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? ठीक है? क्या आप इसका उत्तर दे सकते हो? अनुच्छेद 15, 19, 21, 29, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है? निजता का अधिकार जो है, एक बहुत फेमस केस है, पुट्टास्वामी केस, ठीक है? जस्टिस पुट्टास्वामी जो केस था, ये हुआ था 2017 में, ठीक है? इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी जो है, ठीक है, ये जो हमारा, ये जीवन का अधिकार, यानी अनुच्छेद
21 के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है जिसमें अस्पष्टता को भेदभाव के रूप में देखा जाता है? ठीक है, ये अस्पष्टता जो है मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद किसमें आप बता सकते हो? अनुच्छेद 17 के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समानता का अधिकार, क्या होगा? आप बता सकते हो उसका आंसर? ये जो है समानता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अंदर, जो कि अनटचेबिलिटी को भेदभाव को हटाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का कौन सा भाग मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है? प्रस्तावना करता है क्या? बिल्कुल करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी करते हैं और मौलिक कर्तव्यों के अंदर भी, ठीक है, मानवाधिकार के जो घोषणा के सिद्धांत जो थे उसके भी प्रतिबिंब झलकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है न्याय, ठीक है, समानता, ऐसे प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और प्रस्तावना के अंदर डीपीएसपी के तो बहुत सारे हैं। ठीक है, आर्टिकल 39 भी है, मौलिक कर्तव्य के अंदर भी दे रखे हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए अधिकार की रक्षा करता है? ठीक है, राइट टू मैरी। ठीक है, ये आप बता सकते हैं कि राइट टू जो मैरी है ये कब आया था? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कब स्टार्ट किया था? एक बहुत फेमस केस है हादिया मैरिज केस करके। ठीक है, ये हुआ था 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर बोला था जो जिससे आप शादी करना चाहते हो, ठीक है, उसको चुनने का अधिकार आपके पास है। तो और ये अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 21 के अंदर आता है। ठीक है, यूपीएससी का सबसे फेवरेट जो अनुच्छेद है ये आर्टिकल 21 ही है। ठीक है, याद रखना कि बहुत ब्रॉड है, इसके अंदर बहुत कुछ आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट टू मैरी, अनुच्छेद 21। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त कथन को सही और उचित रूप से दर्शाता है? ठीक है, निजता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 संविधान के 42वें संशोधन के प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 17 और भाग 14 के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 21 भाग 3 में गारंटीकृत स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 24 संविधान के 44वें संशोधन के प्रावधान। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो अधिकार का अभिन्न अंग है, निजता का अधिकार। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी इसको बोलते हैं। तो ये जो है ना हमारा अनुच्छेद 21 का ही, और जो भाग 3 के अंदर है इसके अंदर जो स्वतंत्रता दे रखी है इसे में ही आएगा। ठीक है, सही बात है। तो निजता का अधिकार जो है, ठीक है, पुट्टास्वामी केस 2017, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे कानून के शासन की मुख्य विशेषताओं के रूप में माना जाता है? ठीक है, कानून का शासन अनुच्छेद कौन सा है बताओ जल्दी? ठीक है, अनुच्छेद 14। शक्तियों की सीमा, कानून के समक्ष समानता, सरकार के प्रति जनता की जिम्मेदारी, ये तो बिल्कुल नहीं होती, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ठीक है, तो 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कानून के शासन की मुख्य विशेषता, इसमें ये नहीं होता कि सरकार के प्रति जनता की जिम्मेदारी, ऐसा कोई उल्लेख नहीं होता। ठीक है, शक्तियों की सीमा, सरकार राज्य की जो सीमा है शक्तियों की उसमें सीमा लगाता है। ठीक है, कानून के समक्ष सभी समान है ये बताता है, और नागरिक अधिकार की बात भी करता है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात भी करता है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अ, पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के पास संबंधित राज्य शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। क्या सही बात है ये? आरटीई शिक्षा का अधिकार के अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने के लिए उम्मीदवार को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ठीक है, यही सही बात है। ऐसे ही राज्य शिक्षा परिषद नहीं होगा ये। ठीक है, ये भी यही होगा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ही आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा सही है। भारत में 90% से अधिक शिक्षक शिक्षा संस्था सीधे राज्य सरकार के अधीन आते हैं। बिल्कुल गलत बात है। जो ज्यादातर देखो, एक तो ये बहुत ही ज्यादा परसेंटेज दे रखा है, 90%। ये बहुत ही हाई फैक्ट दे रखा है। ठीक है, हाई परसेंटेज फैक्ट है। तो वैसे भी अगर तुक्का किसी को माना तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत कर देगा। ठीक है, तीसरा गलत करते ही हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। तो ये जो 90% से ज्यादा ना प्राइवेट, ठीक है, निजी जो स्कूल्स हैं उसके अंदर शिक्षक आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार, ठीक है, ये क्या आपका मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार? ठीक है, भारत में बात हो रही है, तो क्या ये मौलिक अधिकार है, मत करने का अधिकार? ठीक है, क्या आपको इसका अनुच्छेद पता है? ठीक है, ये जो आपका है संवैधानिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 326, ठीक है, इसके अंदर ये चीजें दे रखी है। ठीक है, राइट टू वोट और निर्वाचित होने का अधिकार जो है इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन अधिकारों का प्रावधान है? ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध, सही बात है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, यह आर्टिकल 17 है, समानता का अधिकार के अंदर आता है, तो ये तो नहीं होगा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अल्पसंख्यक की जो बात है अनुच्छेद 29-30 यहाँ पे दे रखी है। कारखानों और खानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, ठीक है, ये भी ये होगा। तो इसमें जो है ना शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये ना आपके आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ठीक है, ये इसके अंदर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। आर्टिकल 23 में क्या होता है कि जबरन मजदूरी नहीं करा सकते किसी से, ठीक है, जबरन मजदूरी या बेगारी नहीं करा सकते। बेगारी क्या होता है कि काम करवा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, ठीक है, या फिर जबरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 23 में आता है। और अनुच्छेद 24 में क्या होता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे कारखानों में या किसी फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4, केवल 1 और 4 ऑप्शन सी में आता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संदर्भ में अधिकारों और कर्तव्य के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? ठीक है, अधिकार और कर्तव्य, 2017 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। अधिकार व कर्तव्यों के सहसंबंध होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी प्लस प्लस का रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। अधिकार व्यक्तिगत होते हैं और इसीलिए समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र होते हैं। अधिकार कभी भी समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र नहीं हो सकते। ठीक है, समाज से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नागरिक के व्यक्तिगत के विकास के लिए कर्तव्य ही नहीं बल्कि अधिकार महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यक्तिगत विकास के लिए कर्तव्य नहीं बल्कि अधिकार महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी बात नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होता। ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये बात सही है। ठीक है, राज्य की स्थिरता के लिए अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो ये भी कुछ हद तक ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सबसे एग्जैक्टली जो है हमारा ऑप्शन ए बताते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ये है, हमारा जो अधिकार है, ठीक है, वो कर्तव्य है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है ना ये पॉजिटिव एक दूसरे पे डिपेंडेंट कह सकते हैं, पॉजिटिव कोरिलेट रिलेशन होता है। ठीक है, हमें अधिकार दे रखे हैं लेकिन कुछ हमारे कर्तव्य भी है, जैसे झंडा जो है, ठीक है, उनका सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, हमारे जो हमारे ऐतिहासिक, ठीक है, जो हमारे ऐतिहासिक जो चीजें हैं उनका उनको सुरक्षा करना। ठीक है,
ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कर्तव्य के अंदर आती हैं और अधिकार भी जो है कुछ हद तक वही क्या कहते हैं हमें दे रखे हैं ताकि एक दूसरे को बैलेंस रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समाज में समानता के निहितार्थ में से एक है, क्या है समानता? विशेषाधिकार, प्रतिबंध, प्रतियोगिता या विचारधारा? ठीक है। तो समाज में जो समानता के निहितार्थ है, उसमें क्या होगा कि विशेषाधिकार, ठीक है? विशेषाधिकार में जो दे रखा होता है, उसको इसकी अनुपस्थिति, ठीक है? विशेष अधिकार की अनुपस्थिति की बात की जाती है, ठीक है? जैसे कि मान लो हमारे अनुच्छेद 18 जो है, ठीक है? इसमें क्या कहता है जो हमें महाराजाधिराज, ठीक है? ऐसे जो टाइटल्स थे, उसका उन्मूलन करने का प्रावधान दे रखा है, ठीक है? उसको विशेषाधिकार को हटाया गया, ठीक है? समानता यहाँ पे लाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकार राज्य के नागरिक के विरुद्ध दावे हैं। ठीक है, अधिकार वह विशेष अधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में निहित होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि संविधान में हो, ठीक है? तो ये तो गलत हो सकता है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं और राज्य के नागरिकों के विरुद्ध दावे हैं। अच्छा, अधिकार कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार है जो मनुष्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ठीक है, मनुष्य के विरुद्ध ऐसे कोई अधिकार नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ उसका आंसर क्या हो सकता है? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। ठीक है, जो राज्य जो होते हैं, जो हमारा गवर्नमेंट है, स्टेट है या फिर कोई गवर्नमेंट है, उसके विरुद्ध अगर हम दावे करते हैं, ठीक है, नागरिक सिटीजन, तो वो होता है अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षा का अधिकार सार्वजनिक सेवाओं तथा सम्मान निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार, भोजन का अधिकार। इसमें बताना है कि मानव अधिकार, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत कौन कौन से मानव अधिकार आते हैं? क्या शिक्षा का अधिकार भी इसमें आता है? सही बात है, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर ये बिल्कुल आएगा, सार्वजनिक सेवाओं का पहुंच ये भी आएगा और भोजन का अधिकार भी बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि मानव अधिकार के अंदर आना चाहिए। तो तीनों ही आते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ठीक है, अभी हम इस वीडियो में यहीं तक वाइंड अप करते हैं, लेकिन ये द एंड नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, अभी और लेके आऊंगा। तो और पार्ट्स आएंगे इसके, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारे पॉलिटी के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर्स में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।